सो हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके प्यारे से चैनल स्मार्ट स्टडी ऑनलाइन क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई की जर्नी में व्यस्त होंगे। मेरा नाम है अनुपम कुमार और हम आप लोगों को पढ़ाते हैं क्लास 10th। ठीक है, तो यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं 2026 में, तो आप सभी लोग हमसे जुड़ सकते हैं और अभी से अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर सकते हैं। हमने आप लोगों को बताया था कि साइंस, सोशल साइंस, मैथ, संस्कृत सभी विषयों का तैयारी कराएंगे, परंतु साइंस और सोशल साइंस जो है उसका हम चैप्टर बाय चैप्टर नहीं करेंगे। टोटल आप लोगों को 250 लघु प्रश्न देंगे और 100 दीर्घ प्रश्न देंगे। तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए लघु प्रश्न। 5 लघु प्रश्न देखेंगे डेली, ऐसे ही 5-5 लघु प्रश्न देखेंगे साइंस में भी और सोशल साइंस में भी। ऐसे करके हम लोग कुछ दिनों में ही 250 लघु प्रश्न कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोग से भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग भी इन 5 क्वेश्चन जो लिखे हैं रोजाना लिखकर मतलब आप लोगों को देंगे। इसे अपने नोटबुक में अच्छा से लिख लीजिएगा और प्रतिदिन रिवाइज करिएगा। ऐसा क्या होगा, 5 क्वेश्चन ही एक दिन 250 क्वेश्चन याद हो जाएगा आप लोगों को, और यह मालूम भी नहीं चलेगा कि आप लोगों को 250 क्वेश्चन याद हो गया है। ठीक है, तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। आज क्लास 1 है, यानी क्लास नंबर डे 1 है और आज से हम रोजाना 5 लघु प्रश्न देखेंगे साइंस में भी और सोशल साइंस में भी। और यदि अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो हमारे नंबर पर आप लोग मैसेज कर जुड़ जाइए ग्रुप में। आप लोगों को यह क्वेश्चन जो लिखवा रहे हैं इसको हम क्या करेंगे, अपने नोटबुक में लिखकर आप लोगों को वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे और आप लोग वहाँ से भी जाकर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को बिना देर के शुरू करते हैं। 5 लघु है, हिस्ट्री का है, सोशल साइंस सब मतलब उसमें मिक्स रहेगा। पहले ही बता दे रहे हैं कि हिस्ट्री का शुरू किया है। हिस्ट्री खत्म होने के बाद ज्योग्राफी होगा, ज्योग्राफी खत्म होने के बाद इकोनॉमिक्स होगा, इकोनॉमिक्स का खत्म होने के बाद सिविक्स होगा। ऐसे ही आप लोग का सभी कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तो देखिए कितना इजी और कितना छोटा सा प्रश्न है, मतलब आंसर भी इजी ही है, छोटा सा ही है। ये सभी जो लिखे हैं बोर्ड पे ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोगों के एग्जाम में लगभग 2 से 4 बार पूछा हुआ है। ठीक है, और जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा वही हम बोर्ड पर लिखवाएंगे गेस कर करके, और इसी में से आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएगा अगला बार। ठीक है, अगले एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, अपने देश और राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। अब आप लोग बोलिएगा इतना छोटा सा आंसर है, क्या इसमें नंबर मिलेगा? तो जी बिल्कुल नंबर मिलेगा। क्वेश्चन बड़ा और छोटा नहीं होता है, बल्कि आंसर उसका मतलब आंसर छोटा और बड़ा नहीं होता है, बल्कि उसके आंसर सटीक होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग का आंसर सही और सटीक है तो कितना भी छोटा हो जाए आंसर सही है, नंबर मिल जाएगा। ठीक है, या आप लोग लिख सकते हैं, ऐसी भावना जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच होती है उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। ऐसी भावना जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक राष्ट्र में रहने वाले लोगों के बीच एकता होती है उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। तो आप लोग इसे भी लिख सकते हैं या इसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मेजनी कौन था? आप लोग होते हैं मेजनी कौन था? तो यदि आप लोग बुक पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत मालूम होगा, नहीं तो आप अपने से भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम भी बिल्कुल सटीक आंसर लिख दिए हैं। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। मेजनी कौन था? साहित्य था, उसके बाद देखेंगे तो गणतांत्रिक था, विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। आगे देख लीजिए, मेजनी कार्बोनरी नामक गुप्त दल का एक सदस्य था। मेजनी ने 1831 में यंग इंडिया और 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना किया था। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड में हो जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब बताइए मेजनी कौन है? मेजनी एक साहित्यकार है, उसके बाद गणतांत्रिक विचारों का समर्थक है, उसके बाद एक योग्य सेनापति है। मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना किया था। चलिए अब तीसरा नंबर देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? मतलब जर्मनी को जब एकीकरण मतलब जोड़ा जा रहा था तो उसमें कौन कौन सी बाधाएं आ रही
रही थी। ठीक है, तो समझिए कौन कौन सी बाधाएं आ रही थी। सबसे पहले लिखेंगे उत्तर। ठीक है, इसमें उत्तर हम छोड़ दिए, आप लोग उत्तर लिखकर अच्छा से नीचे उत्तर लिखिएगा, जगह कम है बोर्ड पर, इसीलिए हम सामने से आंसर लिख दिए हैं। तो आप लोग क्वेश्चन के नीचे आंसर उत्तर लिख दीजिएगा ऐसे उत्तर, उसके बाद यहाँ से आंसर लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए जर्मनी के उत्तर दिए हैं, जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी। पहले पढ़ लीजिए नंबर एक लगा लिखकर उसके बाद लिखेंगे नंबर 1, जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। उसके जस्ट नीचे 2 नंबर करके लिखेंगे उत्तरी जर्मनी में प्रोटेस्टेंट और दक्षिणी में कैथोलिक बाहुल्य क्षेत्र थे। ठीक है, नंबर 3 में लिखेंगे जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। तो आप लोग देख लिए जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी। तो जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। नंबर दो में लिखेंगे जो है जर्मनी के उत्तरी भाग में क्या चीज दिया है, प्रोटेस्टेंट, और दक्षिणी भाग में यहाँ पर दिया है कैथोलिक का बहुल्य क्षेत्र था, यानी वहाँ पर उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी जर्मनी में प्रोटेस्टेंट अधिक थे और जर्मनी में कैथोलिक थे। इन लोगों को भी एकजुट करने की समस्या हो रही थी। और नंबर 3 में देखेंगे कि जर्मनी में जो है राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, यानी वहाँ पर लोगों के बीच प्रेम नहीं था, एकता नहीं थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चौथा नंबर है मेटरनिक युग क्या है। मेटरनिक युग क्या था। तो मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया के एक चांसलर था। मेटरनिक कौन था, आप लोग एग्जेक्टिव में भी पूछता है, तो एक चांसलर था। कहाँ का चांसलर था, तो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। मेटरनिक ने 1815 से 1848 ईस्वी तक 1815 से 1848 ईस्वी तक यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो मेटरनिक ने कहाँ की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यह कहाँ की निभाई थी, तो आइए देख लेते हैं कहाँ की निभाई थी। तो यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और कब से कब तक निभाई थी, तो 1815 से लेकर 1848 ईस्वी तक। चलिए, आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। इसीलिए 1815 से 1848 तक के काल को मेटरनिक युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेटरनिक युग कहा जाता है। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी। 5वां नंबर प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई। जर्मनी में देख लिए, जर्मनी के एकीकरण में काफी बाधाएं आ रही थी। तो जर्मनी के एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क ने थोड़ा सा तकनीक लगाया और उसने बताया कि जर्मनी के एकीकरण करने के लिए हमें ऐसे शांतिपूर्वक जो है जर्मनी के एकीकरण नहीं हो पाएगा, इसके लिए हमें युद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने रक्त और लोह की नीति अपनाई। मतलब लोहा की जैसे हमें रक्त बहाना पड़ेगा, बहाना पड़ेगा और लोहा की तरह हमें जो है लोहा से हमें लड़ाई करना पड़ेगा। अब आगे देखिए, बिस्मार्क का मानना था कि बिना सेना के जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है, इसीलिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया था। तो मेटरनिक जो थे वो बिस्मार्क जो थे वो कौन कौन देश से युद्ध किए थे, तो ये यहाँ पर देख सकते हैं, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया तथा फ्रांस से युद्ध किए थे। रक्त और लोह रक्त के जैसे रक्त बहाना है और लोहा के जैसे मेहनत करना है, यानी युद्ध करना है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को यह 5 क्वेश्चंस क्लास में ही याद हो गए होंगे। चलिए एक बार और देख लेते हैं। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, तो अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद की एक और परिभाषा है कि ऐसी भावना जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लोगों के बीच एकता होती है, उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। मेजनी कौन था, मेजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। मेटरनिक ने मेजनी ने कार्बोनरी नामक गुप्त दल के सदस्य था। मेजनी ने 1831 में यंग इटली और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की थी। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी। नंबर 1 में लिखेंगे जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। जर्मनी के उत्तरी जर्मनी में प्रोटेस्टेंट और दक्षिणी जर्मनी में
कैथोलिक बहुल्य क्षेत्र थे। जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावनाओं का भाव था। मेटरनिक युग क्या है? मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का एक चांसलर था। मेटरनिक ने 1815 से 1848 ईस्वी तक यूरोप की राजनीति में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये एग्जाम में कई बार एडजेक्टिव में पूछा, एडजेक्टिव भी करवाएंगे, बिल्कुल याद हो जाएगा। इसीलिए 1815 से 1848 तक के काल को मेटरनिक युग कहते हैं। इस कहा जाता है। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और लोभ की नीति अपनाई। बिस्मार्क का मानना था कि बिना युद्ध के यानी बिना सेना के जो है जर्मनी के एकीकरण संभव नहीं है। इसीलिए जो बिस्मार्क ने ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद डेनमार्क और फ्रांस के साथ युद्ध किया था। आई होप कि आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी, इतना सा भी आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी और अधिक आप लोग, हम भी क्लास में सुधार कर रहे हैं। वीडियो अच्छा क्वालिटी नहीं आ पा रहा है, वॉइस में अच्छा से नहीं हो पा रहा है, परंतु धीरे धीरे सब सुधार हो रहा है। ठीक है, अब देखिए छोटा सा बोर्ड है, पहले ही खरीद लिए थे, अब कुछ ही दिनों में मतलब एक बड़ा सा बोर्ड खरीदने वाले हैं, इसे चेंज कर देंगे तो उस पर अच्छा तरीका से पढ़ाई होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक और नंबर दे रहे हैं, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ठीक है, ग्रुप में जुड़ जाइएगा। इसमें आप लोगों को होमवर्क, उसके बाद सारा PDF, क्लास नोटिफिकेशंस और रोजाना मैथ पढ़वाते हैं। तो मैथ में जो होमवर्क, जिस टॉपिक पर मैथ आज का क्लास में हुआ रहता है, उसी टॉपिक का मैथ जो है हम अपने अपने से कॉपी में लिख कर आप लोग को होमवर्क के लिए देते हैं। तो इस पर मैसेज करके आप लोग ग्रुप में भी जुड़ जाइएगा। चलिए मिलते हैं साइंस के 5 लघु प्रश्न के साथ शाम को 6 बजे। ठीक है, धन्यवाद।